माशाल्लाह मुनीर भाई और आरिफ भाई ने आपके सामने ग्रुप के बारे में बहुत ज़रूरी बातें ऑलरेडी बयान कर दी हैं, तो उसके अंदर मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा और जो उसको अगर मैं समराइज करूँ या एक शब्द में कहूँ ये सारी बातों को, तो ये फिक्रें जो दी जा रही है उसको मैं 3C के नाम से जानूंगा। 3C क्या है? क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी और केयर। ये 3 वर्ड्स जो है इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी आने वाली जो फ्यूचर में जो हमारी चाल है इस ग्रुप की और उन्नत की, कम से कम इस मसले पर, इन्वेस्टमेंट के मसले पर और सेविंग के मसले पर को तय है। क्यूरियोसिटी यानी कि उम्मत के अंदर कितनी फिक्र है इस चीज को जानने की। ये बेशक ये सारी चीजें बहुत सारे शोबों में अप्लाई होती है, लेकिन हमारा मकसद जो यहाँ जुड़ने का और इस ग्रुप का फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल मसले हैं, तो उसके संदर्भ में ही मैं इस बात को रखूंगा कि क्यूरियोसिटी जो है, जैसे कि हम यहाँ पे जमा हुए लोगों को देखते हैं तो माशाल्लाह हर उम्र का, हर शोबे से जुड़ा हुआ, शायद तकरीबन आसपास के तमाम सिटी और कस्बे का इंसान यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे, जैसे मैं दिल्ली में आता हूँ, वहां से भी मैं भी काफी लोगों को जानता हूँ, मैंने भी काफी लोगों को बातें कही। गंदगी में भी माशाल्लाह यहीं पे प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्रगुजार हम बने कि अल्लाह ने हमें पसंद किया और हम इस अच्छे मकसद पर यहाँ पे जमा हुए। तो ये हमारी क्यूरियोसिटी बताता है। बस अल्लाह से दुआ है इस चीज को कायम रखें और हमेशा हमें स्टूडेंट बना के रखें ताकि हम सीखने वाले बने। दूसरी है कंसिस्टेंसी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आरिफ भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, जो कुरान उन्होंने 700 खत्म किए, उसकी कामयाबी तब हुई जब उस चीज को कंसिस्टेंटली यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में करते रहे। अगर इसके अंदर से एक भी कड़ी टूट जाती, जैसे कि तस्बीह होती है, उसके अंदर से एक भी दाना निकल जाता है तो पूरी तस्बीह खत्म हो जाती है और उसे समेटना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से ग्रुप में रहेंगे, एक दूसरे को याद दहानी कराते रहेंगे। जरूरी नहीं हम एक्सपर्ट हो, पर एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे को बताते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी है। सबसे पहला वर्ड जो है सेविंग। सेविंग जैसे मैंने लिखा है, पोर्शन ऑफ द इनकम नॉट स्पेंट ऑन करंट एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल है। सेविंग किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं 25,000 कमा रहा हूँ, मेरे घर का खर्चा 20,000 है, या इन्वेस्टमेंट या कुछ भी निकाल करके मेरा 5,000 साइड में बच रहा है, उसको सेविंग कहूंगा। दूसरी चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने अभी ही आपके सामने रखा, बहुत लोग लायबिलिटीज को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। जैसे मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बसा लिया, मैंने बाइक ले ली घर के लिए, मैं कुछ बसा लूं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो है जिसपे जहां पे आप पैसा लगाओगे और वो प्रॉफिट आपको देगा। कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर लॉस भी जाता है, लेकिन हमारा इरादा उसमें प्रॉफिट कमाने का है और कमोगे लॉन्ग टर्म में, मिड टू लॉन्ग टर्म में उसके अंदर हमें फायदा होता ही है। तो हमारे रिसोर्सेज को वहां पे इस्तेमाल करना जहां पे हमें वो नफा दे, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तीसरी चीज जो है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्मत का बहुत बड़ा तबका जो है या तो इस चीज में, हराम चीज में डूबा हुआ है, या तो फिर वो रिस्क ले रहा है अपनी जिंदगी से। कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, हमारी जो सोच है फाइनेंशियल लिटरेसी जो है मुसलमानों की खास करके और नॉर्मल इंसान की, वो इस स्टेप में मैंने बताया है। जैसे कि पहला स्टेप तो इनकम है, जो
नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए, जिस तरीके से सोचना चाहिए, इस तरीके से। पार्ट 2 जो है जिसमें मैं बात करना चाहता हूं कि वैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, और अगर आप सर्च करेंगे, आपको YouTube का जमाना है, गूगल का जमाना है, तो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं, जगह है जहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इंडिया में जो अभी फिलहाल अवेलेबल है, उस एवेन्यूज की बात करें और उसकी अगर हम कंपैरिजन करें, तो नॉर्मली 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है नॉन फिक्स इनकम, उसके बाद फिक्स इनकम और उसके बाद हाइब्रिड। नॉन फिक्स इनकम में अगर हम देखें तो ज्यादातर कमोबेश आपने सारे नाम सुने हैं, लेकिन इसको एक बाइफर्केशन करके समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इक्विटी, शेयर मार्केट, इसमें भी आगे इंशाल्लाह चर्चा होगी कि उसके अंदर भी कौन सी चीज हलाल है, किस तरीके से करेंगे तो हलाल है, उस और कहां पे रोकेंगे तो हलाल है। पर कमोबेश अगर हम देखें तो नॉन फिक्स इनकम में इक्विटी आता है, रियल एस्टेट आता है। रियल एस्टेट में आरईआईटी जो है, फिजिकल तो हमने सबने सुना है, हम हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, प्लॉट वगैरह में या दुकान वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आरईआईटी जो है ये नया कंसेप्ट है, और अभी अभी इसको जो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने उसको हाथ पे लिया है, उसको समझ रहे हैं। आरईआईटी कुछ नहीं है, एक म्यूचुअल फंड है। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कम पैसा है। तो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी सबसे 2 या 3 हजार लोगों से पैसा इकट्ठा करके, ये एग्जांपल बता रहा हूं, पैसा इकट्ठा करके बड़ा फंड जमा करती है और शेयर्स में डालती है, और दूसरे सारी जो उनके अलग अलग स्कीम के हिसाब से डालती है, वैसे ही रीट जो है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर हमारे यहाँ आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना जायज है। आगे आएगा तो उसकी शक्लों पर भी गौर किया जाएगा कि उसमें कहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरा है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग 2 तरीके से होती है, जो हम स्टॉक मार्केट में शायद जो जुड़े हैं उनको पता है। एफआईओ सेगमेंट में होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, जहां पे फिजिकली आपको चीजें नहीं मिलती है। और एक होता है जो फिजिकली हम चीज लेते हैं, जैसे गोल्ड ले लिया, हमने सिल्वर ले लिया, बार्स ले लिए, कॉइन ले लिया। क्रूड और एग्रो और स्टील, मेटल, ये सब चीजें ऐसी है कि जो एफआईओ सेगमेंट में काम कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो है फिजिकल या एफआईओ सेगमेंट में कर सकते हैं। और पांचवा जो है अदर बिजनेसेस, जैसे कि हमारे दोस्त के या हमारे ग्रुप के या जिसको हम जानते हैं या जिसका प्रपोजल हमारे पास आया है। जैसे मेरा बिजनेस है, मैं आपसे शेयर करता हूं कि मेरा ये बिजनेस है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आप अपना पैसा मेरे अंदर प्रॉफिट और लॉस के भागीदारी से आप लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो नॉन फिक्स इनकम है। तो हाइब्रिड स्कीम जो है उसके अंदर इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड आते हैं, ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जैसे ज्यादातर कमोडिटी है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपसे पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड कंपनीज फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है या सिल्वर में करती है। इस तरीके से बहुत सारी दूसरे इंडेक्स फंड वगैरह में करती है। तीसरा आता है ईएलएसएस स्कीम। ईएलएसएस स्कीम भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मुसलमानों को बहुत बेचा गया है कि आपका टैक्स सेव होता है, 100% टैक्स सेव होता है। पर ये भी जो होती है वो बेसिकली डाइवर्सिफाइड होती है। डाइवर्सिफाइड का माना होता है इसके अंदर बैंक का शेयर भी आएगा, जो कैश पड़ा होगा वो कैश नहीं होता है, वो गवर्नमेंट की फिक्स इनकम जगहों पे जाता है। तो बाकी जो है डेट फंड है जो हम नहीं ले सकते, लिक्विड फंड है वो भी फिक्स इनकम है। इंडेक्स फंड जो है वो बेसिकली एफआईओ सेगमेंट में आता है, यानी कि इंडेक्स जो होती है पूरी इंडेक्स को लोग ले बेच करते हैं, तो वो भी सही है। सर आता है बैलेंस फंड, इक्विटी और फिक्स इनकम को जोड़ता है। थीमेटिक फंड यानी कि सेक्टर फंड, जैसे टेक्नोलॉजी फंड आता है, फार्मा फंड आता है। ये इसको मैंने अलग लिखने का रीजन ये है कि बहुत सारे इंक्लूडिंग मी, मैंने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है काफी सेक्टर फंड में, ये सोच करके कि वो आईटी फंड है, आईटी तो जायज है, फार्मा जायज है, मैं उसको इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन इसके अंदर भी जो कैश प्रोपोर्शन है, हर म्यूचुअल फंड कंपनी को 20% कैश का दिया जाता है, उसको वो लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। और ज्यादातर कहां लगाते हैं? जहां पे इंटरेस्ट
पे करते हैं, तो उसको प्योरीफाई करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए उससे बचें। एनपीएस सबको पता है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी, अब वो सबके लिए खुल गई है। उसके अंदर अलग अलग फंड है, इक्विटी भी है, डेट भी है, लिक्विड भी है, बैलेंस भी है, लेकिन वो भी कमोबेश ऐसा है कि हर जगह पे इन्वेस्ट करती है। और पीएमएस काफी प्रोटीन कंपनी है, उसने अपने पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का बनाया है। उसके अंदर हो सकता है कि अगर हम उन्हें कहें कि मेरा इतना फंड है, तो हो सकता है वो हमारे तरीके से या शरिया जहां पे अलाउ करके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने एक बेसिक अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि रिटर्न कितना मिल रहा है, वॉलेटिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी, अगर हम छोटे अमाउंट में उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, कॉम्प्लेक्सिटी एज पर शरिया लॉ कैसा है, इस तरीके से अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू है उसका एक नॉर्मल कंपैरिजन किया है। ये चीज इंशाल्लाह जितने भी साथी हैं, मैं उसको हम लोग जितने भी पीपीटी भेजेंगे, आप सिर्फ इधर ही ध्यान दीजिए, और जो अगर आपके डाउट्स हैं वो लिखिए। अगर हम रिटर्न पोटेंशियल की बात करें, रिटर्न पोटेंशियल यानी कि एक बहुत सिंपल सी चीज है महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वो जानना इसके लिए जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन यानी चीजें महंगी नहीं हो रही है, आपका जो रुपया है वो उसकी कीमत घट रही है, उसको समझना जरूरी है। जैसे 1 लाख रुपए में 50,000 में जो बाइक आती थी वो 1.5 लाख में आ रही है, तो आपके रुपए की जो कीमत है वो कम हो रही है। तो उसके लिए आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू वहां पे पैसा लगाना है जहां पे आपका इन्फ्लेशन से आपको ज्यादा रिटर्न दे सके। ये बहुत सिंपल है। इक्विटी मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट है, डेफिनेटली अबव इन्फ्लेशन आपको रिटर्न दे सकता है। रियल एस्टेट जो है वो भी माशाल्लाह आपको अबव इन्फ्लेशन दे सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक नया ट्रेंड है और बहुत सारे साथी इसमें लगा भी रहे पैसा। क्या ऐसा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका भी जो रिटर्न है वो अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, किसी को नहीं पता, अनसर्टेन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो फनल है, आपके पास सब सही है, सब पासे सही है आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में, लेकिन अगर ये पासा सही नहीं है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा। जैसे इक्विटी है, इसके अंदर आगे इंशाल्लाह बात होगी आरिफ भाई की तरफ से, ये हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। इसके अंदर हमें पसंद करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक और किस प्रोसेस से जाएंगे तो हलाल होगा और किससे वो जायज नहीं है। दूसरी बात करें तो रियल एस्टेट हलाल है, बशर्ते तो लोन लेके नहीं किया गया। कमोडिटी जो है वो एफएनओ सेगमेंट में आता है, जहां पे आपको जो है उसकी पोजीशन नहीं मिलता है। सबसे जरूरी चीज जो है, आगे इंशाल्लाह मैं भी बताऊंगा और आरिफ भाई भी बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस्लाम में है कि आप जो भी चीज बेच रहे हैं उसका पोजीशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब रियल एस्टेट में एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, काफी लोगों के हमारे एरिया में ऐसा चलन भी है कि उसने 1 लाख देकर के बुक कर लिया ब्रोकर ने और वो फिर अपने नाम पे उसको बेच रहा है। तो वो उलमा से पूछ ले कि वो कैसा है, क्योंकि इसके अंदर भी पोजीशन नहीं ले रहा है, ठीक है। वो एक मैं अलग रखता हूं टॉपिक, तो इंशाल्लाह अपने उलमा से पूछूं। कमोडिटी जो है वो जैसे मैंने आपको बताया, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी जैसे स्टॉक है, कैसे शेयर में आप बाई कर रहे हैं, किस तरीके से बाई कर रहे हैं, वैसा उसका मामला हुआ। ETF हलाल है क्योंकि उसके अंदर कैश कुछ भी नहीं रखा जाता है, जो भी पैसा आता है या तो गोल्ड में जाएगा या इसमें जाएगा। ETF में इतना है कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडेक्स फंड और बहुत सारे अलग अलग फंड आते हैं जो सही है। फिक्स इनकम हराम है डेफिनेटली। क्रिप्टो करेंसी, इसके अंदर कोई रूलिंग आया नहीं है, लेकिन जहां तक पता चल रहा है इसका कोई बेस नहीं है, पीछे कोई बेस नहीं, कौन बढ़ा रहा है क्यों बढ़ा रहा है कुछ भी पता नहीं। तो इसको आपके डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा, लेकिन ज्यादातर पता चलता है तो बहुत सही मालूम नहीं होता है। पार्ट 3 है जिसको मैं बहुत जल्दी से रैप अप करूंगा अपनी बातों को, वो है कि हम इस चीज को कैसे समझें कि भाई क्या हलाल है क्या हराम है। इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील से आरिफ भाई बताएंगे, पर बहुत शॉर्ट में अगर बताऊं तो कुछ तरीके की स्क्रीनिंग होती है, जैसे बिजनेस स्क्रीनिंग होती है कि पहले तो भाई बिजनेस कैसा है, ये शेयर में भी वही हाल होगा और म्यूचुअल फंड में भी आपको यही देखना रहेगा कि बिजनेस कैसा है, जहां पे रोक रहे हैं वो चीज कैसी है।
दूसरी चीज है कि उसकी ऑनरशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऑनरशिप आपके पास नहीं है या आप जिस पे लगा रहे हैं उसके पास नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी जो अगर सिंपल टर्म्स में कहे तो हवा में चलती है, सिर्फ वैल्यूएशन पे चलती है, उसके पास कोई ऐसी एसेट नहीं है, सिर्फ रेट कम करके बेचा जा रहा है, तो उसमें भी लगाना किस तरीके से है उसकी प्रॉफिट लॉस को देख करके वो इंशाल्लाह बताएंगे। अब जितना भी हमने बात की उसका एक निचोड़ ये है कि फाइनल शरिया कंप्लाइंट बकेट लिस्ट फॉर मुस्लिम। एक मुस्लिम के नाते इंडिया में हमारे पास क्या है? हमारे पास इक्विटी शेयर है जो हम डिलीवरी बेस दे सकते हैं, आज बेच करके शाम को बेच दिया, जो हमारे पास था ही नहीं वो सही नहीं, तो हम कैश बाई कर सकते हैं, डिलीवरी बेस दे सकते हैं, आईपीओ में भी कर सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कौन सी होगी वो स्क्रीनिंग से पता चलेगा। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में शरिया कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शरिया के जो हमारे उसूल हैं उसके लिए अभी मार्केट में दो ही फंड अवेलेबल है, एक है टाटा एथिकल फंड, टोरस शरिया फंड। लेकिन ज्यादातर मैं किसी कंपनी का ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर एक आपको एहतियातन बता रहा हूं कि इस चीज में ज्यादातर आप टाटा एथिकल से जुड़िए, रीजन भी कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और दूसरी चीज है टाटा ग्रुप है और उसके अंदर फंड कॉर्पस साइज जो है वो भी मायने रखती है। जैसे अगर फंड 2000 करोड़ का है और 100 करोड़ का है तो आप प्रेफर कीजिए कि 2000 करोड़ के वाले में जाइए क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, अब सिल्वर ईटीएफ भी शुरू हो गया है, रिलायंस निप्पॉन जो कंपनी है उसने शुरू किया है, गोल्ड ईटीएफ भी है जो जायज है। फिजिकल कमोडिटीज आप बाय कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर। फॉरेक्स में आप करेंसी फिजिकल फॉर्म कर सकते हैं, एफएनओ में नहीं कर सकते। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, रीट भी इंशाल्लाह आएगा, उसमें भी कैसा होगा फिर उसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंस अदर्स बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्रीमेंट, ये एकदम ट्रेडिशनल वे है इन्वेस्टमेंट का। किसी के पास ज्यादा पैसा है या कम भी है, लेकिन मेरा फ्रेंड अगर आता है वो कहता है कि मुझे जैसे कोई परचेज करना है मशीन मेरे बिजनेस के लिए 5 लाख का है, तो मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए, मैंने अपना प्रॉफिट रखा, वो भी जायज है, 5,50,000 में उसको दे सकता हूँ, उसको ईएमआई पे ले सकता हूँ, उसको भी सहूलत, मुझे भी सहूलत। परचेज एंड रिसीविंग फिजिकल एसेट बाय एडिंग प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया। इन्वेस्टिंग इन लैंड बिल्डिंग मशीन, आप किसी चीज को ले सकते हैं, ज्यादातर ये चीज देखा गया कंस्ट्रक्शन फील्ड में जहां पे सेंटिंग मशीन और ये सारी चीजें वो लोग लेके रखते हैं, उसको रेंट पे देते हैं, वो भी जायज है। तो जज़ाकल्लाह दोस्तों, ये मेरी तरफ से था और अब मैं आगे में बुलाना चाहूंगा, माफ कीजिएगा थोड़ा ज्यादा हो गया है। माशाअल्लाह।